देखिए हम लोग डीजनरेसी इन सिंटैक्स मेथड का टॉपिक सारे कंप्लीट कर चुके हैं और जनरलाइज सिंटैक्स मेथड उसी का एक पार्ट है। जनरलाइज सिंटैक्स मेथड में ही हमने डीजनरेसी कवर करा जो हमारा सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। सेकंड यूनिट का सेकंड टॉपिक जो है वो है यूनिटी, है ना। तो यूनिटी आगे पढ़ने जा रहे हैं। आप अगर देखें तो इसका नेम है ड्युअलिटी। इस ड्युअलिटी में एक वर्ड छुपा हुआ है ड्यूअल, है ना। हम ऐसे ही क्वेश्चन हमारे बनते हैं व्हाट इज ड्यूअल। ड्यूअल का मतलब क्या होता है? ड्यूअल का मतलब होता है दो। हिंदी में इसको कहते हैं द्वैतता। ड्युअलिटी मतलब तो होता है द्वैतता और जो ड्यूअल है वो कहलाती है द्वैती। हिंदी वाले बच्चे जब क्वेश्चन करते हैं तो कहता है फाइंड द द्वैती, मतलब हाँ। तो इस तरीके से हमसे पूछा जाता है कि द्वैती याद कीजिए। तो अपन को ड्यूअल पढ़ना है, ठीक है। तो ड्यूअल का मतलब हमारे पास होता है उसका मिरर इमेज कह सकते हैं, है ना। इसका मतलब हो गया अगर हमें किसी का ड्यूअल पूछा जा रहा है इसका मतलब उसका ओरिजिनल भी कुछ ना कुछ जरूर होगा। ओरिजिनल का ही ड्यूअल होता है ना। मतलब हमारे पास कुछ ना कुछ एक्चुअल में है और उसका एक इमेज और है, उसका एक रूप और है, वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो हमने जो एलपीटी में पढ़ा सिंप्लेक्स मेथड, तो जो हमको एलपीटी दी हुई होती है आज तक हमारे क्वेश्चंस में ऐसा लिखा हुआ आता था द गिवन एलपीटी इज। अब हम जब ड्यूअलिटी पढ़ने जा रहे हैं तो हमारे पास लिखा हुआ आता है द गिवन प्राइमल प्रॉब्लम इज। मतलब हमारे पास में ये जो ड्यूअल है उसमें ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है प्राइमल प्रॉब्लम, एक होता है इसका ड्यूअल प्रॉब्लम। मतलब जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ होता है, ठीक है ना। जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ होता है इस क्वेश्चन को ओरिजिनल फॉर्म को हम क्या कहते हैं? प्राइमल। और जो हम कैलकुलेट करते हैं इससे ये कहलाता है हमारा बात समझाइए। मतलब आज तक जब ड्यूअलिटी का ड्यूअलिटी क्वेश्चन आएगा सेकंड यूनिट में तो उनको साफ शब्दों में लिखा हुआ मिलेगा फाइंड द ड्यूअल या सॉल्व द फॉलोइंग एलपीटी यूजिंग ड्यूअल। सॉल्व द फॉलोइंग एलपीटी यूजिंग ड्यूअल, फाइंड द ड्यूअल, ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस आएंगे। मतलब तुम समझदार हो, तुम ड्यूअलिटी की बात करो, क्लियर। जब हमारे पास में हम हमेशा लिखते हैं क्वेश्चन तो हम हमेशा जनरल में लिखते हैं द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज, या हम लिखेंगे द गिवन प्राइमल प्रॉब्लम इज। इस प्राइमल प्रॉब्लम को हम बार बार लिखेंगे इसलिए शॉर्ट फॉर्म में पीपी बोलते हैं और इसको बार बार लिखते हैं इसलिए इसको हम डीपी बोलते हैं, है ना। तो इसी डीपी को कंसीडर करना हमारे बहुत सबके डीपी कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको ड्यूअल प्रॉब्लम मतलब डीपी, प्राइमल प्रॉब्लम मतलब डीपी, क्लियर। तो ये हमारे पास में रहेगा। अब हमारे क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं, इसमें कुछ थ्योरम्स भी है ना। दो थ्योरम्स बाद में करेंगे, पहले हम न्यूमेरिकली और इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे आज। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं, कैसे हम इसको कन्वर्ट करें कि हमको डायरेक्टली ड्यूअल मिल जाए, ये हमारा कंसेप्ट रहेगा ना। तो हमारे पास में प्राइमल और ड्यूअल कैसे बनती है उसके लिए हम कुछ क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। उसके लिए हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ रहे हैं ना। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट, मतलब दो नहीं, अगर फर्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट क्या है? फर्स्ट फॉर्म कहती है मैक्सिमाइज जेड। अब यहाँ पर अपन को बी लिखना पड़ेगा क्योंकि प्राइमल प्रॉब्लम है ना। तो अपन यहाँ पर एक लाइन लिख देते द गिवन प्राइमल प्रॉब्लम इज। तो इसका मतलब हो गया मैक्सिमाइज जेड बी। आज तक हम क्या लिखते थे? मैक्सिमम जेड बी भी लिखते थे ना। अब यहां लिखेंगे क्या होता है मैक्सिमम जेड बी, दैट इज सी एक्स। ब्रैकेट्स में लिख रहे हैं सच दैट ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सी। बड़ा समझना तुम्हें, मैंने जब जनरल एलपीटी का मैट्रिक्स फॉर्म दिखाया था सब कुछ सेम था, बट यहाँ पर लेस भी था, ग्रेटर भी था, इक्वल भी था। अभी क्या है? ओनली लेस। ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपको याद रखनी पड़ेगी।
मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मैक्सिमाइज होगा तो कंस्टेंट हमेशा लेस होगी। याद करने का मतलब तरीका, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम मतलब ज्यादा, तो कंस्टेंट लेस मतलब कम, जस्ट अपोजिट। ये ज्यादा है तो ये कम है, याद रह जाए। तो ये प्राइमरी प्रॉब्लम फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब हम जब तक हमारा प्रॉब्लम दिया हुआ प्रॉब्लम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा हम ड्यूअल कैलकुलेट नहीं कर सकते। बात समझ आई? मतलब हमको जब पहला सबसे पहले यही चीज देखनी है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मैक्सिमाइज है क्या। अगर मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो सारे कंस्टेंट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू साइन। इफ वन ऑफ देम या ऑल ऑफ देम आर ग्रेटर देन इक्वल टू साइन then firstly convert into less than equals to sign by multiplying -1। अगर सपोज करिए हमारे पास कोई कंस्टेंट दे रखा है x1 plus x2 greater than equals to 2 and the objective function is in maximization, so firstly convert the greater than equals to sign into less than equals to sign by multiplication -1 to the given constant, ठीक है। सो द कंस्टेंट इज कन्वर्टेड टू -x1 -x2 इज लेस देन इक्वल्स टू -3 या 2। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आ जाती है, आपने तो कहा था b कभी नेगेटिव क्यों होना चाहिए, तो माइनस हो गया और हमारी मजबूरी है जब तक माइनस नहीं मतलब लेस देन नहीं होगा आगे नहीं चलेंगे, तो बात की बात। अभी तो हमारा काम हो गया, बात समझ में। ऐसा ही जब हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म 1 बनेगी और हम कहेंगे ये बन गया, तो हम इसके बाद में इसको एक इक्वेशन में देते हैं फर्स्ट और लिखते हैं the dp of above dp can be written as, मतलब your problem of above primary problem can be written as। कैसे लिखना है, मैंने आपको बोला मिरर इमेज है। मिरर इमेज क्या होती है बेटा, अपोजिट। मैंने आपको कुछ दिन भी बोला था अगर हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो हमको चीजें उल्टी दिखती, ए देखते हैं उल्टा ये दिखता है। अगर मेरे इधर पेन लगा हुआ है तो वहां मेरे को इधर दिखेगा, हर चीज आपको रेसिप्रोकल दिखती है उसमें, ठीक है। तो ऐसे ही आपको दिमाग में रखना है क्योंकि ये इसकी मिरर इमेज है। तो आप क्या करेंगे, अगर ये मैक्सिमाइज है तो इसका ड्यूअल क्या होगा, मिनिमाइज। इसको लिखेंगे जेड, क्लियर। दिस इज इक्वल्स टू, अब ये कैसे बनती है, डी ट्रांसपोज डब्ल्यू सच दैट ए ट्रांसपोज डब्ल्यू, ये लेस देन इक्वल टू साइन है, क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू साइन सी ट्रांसपोज एंड डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ये तुमको याद रखना है और रखना पड़ेगा, है ना। ये प्राइमल है स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट, उसका ड्यूअल ये ही बनेगा। मतलब अब तुम देखो सीधा कन्वर्ट होगा ना, अब मैंने थोड़ी देर पहले -3 आ गया, वो -3 आ गया तो अब देखो फंक्शन चला गया ना। अब है क्या मेरे पास, क्योंकि हम सॉल्व किससे करेंगे, सिंपलेक्स करेंगे, क्लियर। तो हमें करना क्या है, बहुत आसान है, बी ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करना है, डब्ल्यू नया वेरिएबल लेना है। अगर मान लो तुम्हारे पास में 3 है, बी की वैल्यू B1 B2 B3 3 W ले लो, W1 W2 W3 2 है 2 W ले लो, 5 है 5 ले लो, तो जितने B होंगे उतने ले लो। A ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स ये रो में होगी, सारी रो को क्या बना दो कॉलम, नई मैट्रिक्स बन जाएगी, W उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे। ये आपके पास में कॉस्ट वेक्टर क्या होते हैं, सारे रो वेक्टर होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म देखो चेक करो, तो सारे क्या होते हैं, कॉस्ट वेक्टर होते हैं। ये सारे रिक्वायरमेंट वेक्टर बनेंगे तो क्या बन जाएंगे, कॉलम वेक्टर। तो जो रो थी वो बन गई कॉलम। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्टेंट और नेगेटिव कंस्टेंट। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ यूनिटी, है ना। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड, द प्राइमल प्रॉब्लम इज गिवन एज, अब इसका सेकंड फॉर्म होता है मिनिमम जेड दिस इज इक्वल टू सी एक्स सच दैट ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सी। द डीपी ऑफ अबाउट प्राइमल प्रॉब्लम इज
गिवन एज, अब आपने देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम, तो छोटा सारे कंस्टेंट बड़े, चेक कर लो हम साथ में आराम से यार कोई दो ही आपके पास में स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है केवल, है ना? क्या क्या दे रखी है? एक मैक्सिमाइज, एक मिनिमाइज। मैक्सिमाइज है सारे कंस्टेंट लेस, मिनिमाइज है सारे कंस्टेंट ग्रेटर। कोई चेंज है क्या? नहीं है। पहले फिक्स थे, अब इंडिविजुअल। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना सेम। अगर ये मैक्सिमाइज था तो ड्यूअल क्या बना? मिनिमाइज। ये मिनिमाइज है तो ड्यूअल क्या बनेगा? मैक्सिमाइज। क्या बनाओगे? मैक्सिमम जेड डी equals to same B transpose W such that A transpose W maximize है less than C transpose and W greater than equals to C। बात समझ में? दोनों सेम है, केवल तुमको ध्यान में रखना बच्चा कंफ्यूज का होता है मैक्सिमम मिनिमम और इनइक्वालिटी के साइन में, वो मैंने तुमको याद करवा दिया। अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन बड़ा है कंस्टेंट छोटे होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन छोटा है कंस्टेंट बड़े। बात करता उसके अकॉर्डिंग उसका डिवाइड लिखा जा सकता। क्लियर? तो ये कॉमन स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ये नहीं पता होगी तो बड़ी दिक्कत है। अब इसका यूज पूछा जाता है, हम ड्यूरेटिव क्यों पढ़ते हैं? तो क्या रीजन है ड्यूरेटिव पढ़ने के? ड्यूरेटिव पढ़ने के रीजन है हम एक ही प्रॉब्लम में उसकी ओरिजिनल प्रॉब्लम और उसकी डुप्लीकेट प्रॉब्लम दोनों का आंसर निकाल सकते। एक ही क्वेश्चन आई बात समझ, अलग अलग क्वेश्चन होगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर भी निकाल। अभी हम क्या कर रहे हैं? इसी का आंसर निकाल और इसका आंसर अभी निकलेगा। तुम सोच के देखो एक बार, ये प्रॉब्लम है ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम है कंस्टेंट लेस, ये प्रॉब्लम है ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम है मैक्सिमम बनाओ, ये करो वो करो, है ना? तो फिर तुम्हारे पास दो अलग अलग। अब आंसर कब आएगा? जब दोनों के आंसर सेम है। इसका आंसर कहलाता है जेड पी, इसका आंसर कहलाता है जेड डी। जेड पी एंड जेड डी अगर सेम आ जाते हैं तो इसका मतलब आपका आंसर सही है, और सेम नहीं आते इसका मतलब गड़बड़ है। बाकी कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, इनविजिबल का होता है, नॉन विजिबल का होता है, जो भी सब पता होना चाहिए, है ना? वो बेसिक अगर पढ़ के आ चुके। अब हमारे को जो ज्यादातर क्वेश्चन पढ़ने हैं वो हमारे सिलेबस में ये वाले, ठीक है? इसी प्रॉब्लम हमको कम से कम करनी, मतलब जो सिंपलेक्स मेथड लगा इस पर ज्यादा फोकस करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म से अब हो सकता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी हो, ये तुम दे रखी हो, दे रखी हो, ठीक है? तो अब इसमें फायदे क्या है? फायदे देखो, क्वेश्चन दे रखा है ये, तुम सिंपलेक्स मेथड लगाओगे इस पर तो क्या फायदे? अगर तुम मान लो जनरल एलपीटी सॉल्व करते हो इस पर, तो पहले मिनिमम को कन्वर्ट करो, एक स्टेप बढ़ा, सारे माइनस हो गए, लास्ट में भी ध्यान रखना पड़ेगा वापस माइनस करना है, उससे बड़ा काम ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू मतलब सरप्लस, जितने सरप्लस उतने आर्टिफिशियल। अगर तीन कंस्टेंट है तो तीन सरप्लस तीन आर्टिफिशियल, कितने हो गए? 6। और मान लो तीन कंस्टेंट में तीन इक्वेशन दे रहे, तीन वेरिएबल दे रहे तो 9 वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया। इधर आ जाओ, सीधा इतना इजी हो गया, सीधा कन्वर्ट हो गया। और मजे की बात है इसको सॉल्व करके इसका आंसर एक टेबल। पूरा क्वेश्चन करने का तरीका सेम है, सिंपलेक्स मेथड में कोई चेंज नहीं है, जैसा तुम पढ़ते आए हो वापस रिवीजन, केवल चेंज किया है ट्राइंगल से ड्यूअल कैसे बनेगा, सॉल्व करने का काम दोबारा है। इसलिए जैसे मैंने ड्यूअल बनाना सिखाया यूनिट सेकंड खत्म, केवल मेरा काम इतना ही है कि ड्यूअल कैसे बनेगी यही बताना है। बाकी तो मैं बोलूंगा सिंपलेक्स मेथड है, कहानी खत्म। एक दो थ्योरम्स है तो मैं पढ़ा दूंगा वॉल्यूम्स है ना, बाकी न्यूमेरिकली तो आप क्लियर करो। कोई डाउट है यहाँ तक? क्वेश्चंस करते हैं। अब बेटा इसमें एक चीज याद रखो, कुछ क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ उससे पूछे जाते हैं पॉइंट व्हाट डिटरमाइन, और अगर तुम्हारे ये स्टार्ट करके क्वेश्चन पूछा जाए इसका मतलब केवल कन्वर्ट करना है, केवल सिंपलेक्स मेथड अप्लाई, मतलब छोटा क्वेश्चन बनेगा। अब तुम्हारे
2 नंबर का और 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन हो सकता है पार्ट दे दे तो 5 पास कर दो, है ना। और ये जो फाइंड व्हाट है इसके बाद ही सिंपलेक्स लगता है, तो ये तो सीखना जरूरी है। आगे बस समझे, ये तो जरूरी है ही है, वरना इसके बिना तो ड्यूअल नहीं बनेगी, ड्यूअल नहीं बनेगा तो सिंपलेक्स नहीं लगेगा, सिंपलेक्स नहीं लगेगा आंसर क्या है। सारी कहानी यही बनी है, ठीक है। तो हम तो बस ये पता होना चाहिए, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, पूछा जाता है फाइंड व्हाट या डिटरमाइन, और वो क्या करता है, वो सोचता है आज नहीं करूंगा इसको, और पूरा ड्यूअल कन्वर्ट करके सिंपलेक्स मेथड सॉल्व करने लग जाता है 5 नंबर में। भाई इतना नहीं करना है, इसमें केवल ड्यूअल में कन्वर्ट है और आपका काम खत्म। देखिए क्वेश्चन है फाइंड द dt of the following element। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 2x1 प्लस 5x2 प्लस 6x3 such that 5x1 plus 6x2 minus x3 less than equals to b minus 2x1 plus x2 plus 4x3 less than equals to 4, x1 plus 5x2 plus 3x3 less than equals to 1 minus 3x1 minus 3x2 plus 7x3 less than equals to 6 and x1, x2, x3 all are possible। ठीक है, एक बार क्वेश्चन चेक कर लो, मैं केवल क्वेश्चन बोलूंगा, मैक्सिमाइज z 2 5 6 5 6 minus 1 less than equals to 3 minus 2 1 4 less than equals to 4 1 5 3 less than equals to 1 minus 3 7 less than equals to 6। ठीक है, ये आपके पास में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे दी, क्वेश्चन पूछा है फाइंड द dt। सबसे पहले जब स्टार्ट करोगे तो आप स्टार्टिंग कहां से करोगे, इस जगह से। क्या लिखोगे सबसे पहले, द गिवन प्राइमल प्रॉब्लम इज, अब एलिजिबिलिटी लिखोगे, गिवन प्राइमल प्रॉब्लम इज मतलब यहाँ गैप है, हो गया। अब तुम्हें सबसे पहला काम क्या करना है, जैसे ही तुम लिखो आपको सबसे पहले इस पर फोकस करना है, ये क्या है, ये क्या है मैक्सिमाइज। जैसे तुमने देखा ये मैक्सिमाइज है तो तुम्हारा ध्यान जाना चाहिए सारे कंस्टेंट पर, सारे कंस्टेंट क्या है, तो तुम कहोगे सारे सुटेबल है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज सारे कंस्टेंट लेंगे, सीधा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा लिखेंगे द गिवन प्राइमल प्रॉब्लम इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, दैट इज क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, मैक्सिमाइज zp इक्वल्स टू cx such that ax less than equals to b and x greater than equals to c। ये है, इसको आप इक्वेशन दे देते हैं 1। अब तुम्हें इस पर लिखना है वेयर, अब इनके बारे में बताना है क्या क्या। सबसे पहले सी क्या है, सी है आपके पास में 2 5 6, सी का वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद में ए आपके पास क्या है, ए आपके पास में 5 6 -1 -2 1 4 1 5 3 and -3 -3 and 7, दिस इज ए, क्लियर। उसके बाद में बी आपके पास है रिक्वायरमेंट वेक्टर, जो कि कॉलम वेक्टर है, 3 4 1 6 3 4 1 6, this is requirement vector B। capital X is decision variables are 3, that is x1 x2 x3 सब लिख दी। पूरे यहाँ पर क्या क्या थे वो हमने लिख दी। अब अपन क्या लिखते हैं, द ड्यूअल प्रॉब्लम और प्राइमल प्रॉब्लम 1 is given as। अब हम इसका ड्यूअल प्रॉब्लम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मिनिमम z equals to b transpose w such that a transpose w minimum है greater than equals to c transpose and w greater than equals to c। लिख दिया, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, देखिए which implies,
अब समझना बेटा, यहां से मिनिमम जेड डी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। जेड डी ट्रांसपोज, डी ट्रांसपोज का मतलब आपके पास डी क्या है 3416 कॉलम वेक्टर है, ट्रांसपोज का मतलब क्या हो जाएगा रो वेक्टर, तो इसको अपन बता देते हैं रो वेक्टर। क्या क्या है आपके पास में 3416 3416 आज सुनते हैं जो हो गया रो वेक्टर। डब्ल्यू मैंने बोला था जितने हैं उतने डब्ल्यू ले लो, कितने हैं 4 तो 4 डब्ल्यू ले लो कॉलम वेक्टर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमेशा मैट्रिक्स होता है रो इनटू कॉलम, इसलिए याद नहीं कि हमें कैसे पता पड़ेगा कि कितनी सी बात अगर ये आपके पास रो बनी है तो वो कॉलम में ही आएगा, तो क्या बनेंगे W1 W2 W3 एंड W4 एनी डाउट सच दैट इधर आ जाओ ए ट्रांसपोज है ना, ए ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया ये 5 6 -1 फर्स्ट रो है 5 6 -1 पहला कॉलम बन गया -2 1 4 -2 1 4 1 5 3 1 5 3 -3 7 -3 7 क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है, अब W तो अपने फिक्स हो गए ना, कितने हैं W1 W2 W3 W4, फिर कंस्टेंट क्या ग्रेटर देन इक्वल लगा दो C ट्रांसपोज, क्योंकि C आपके पास में क्या था रो, अब क्या बन जाएगा कॉलम 2 5 6 ये कॉलम बन गया 2 5 6 क्लोज एंड W टोटल कितने हैं 4 W1 W2 W3 W4 ऑल आर पॉजिटिव। अब हमको इसको एक्चुअल ड्यूअल फॉर्म में लिखना है, तो दैट इज देखिए मिनिमम जेड इक्वल्स टू सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते हो 3W1 4W2 W3 6W4 सच दैट सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना रो इनटू कॉलम, तो 5 W1 minus 2 W2 plus W3 minus 3 W4 greater than equals to पहला सेकंड पर आ जाओ 6 W1 plus W2 plus 5 W3 minus 3 W4 greater than equals to 5 minus W1 plus 4 W2 plus 3 W3 and 7 W4 greater than equals to 6 and W1 to W4 all are positive, which is required of given primal problem। ये आपका सॉल्यूशन है। बात समझ आ गई? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा है। अब सिंपलेक्स मेथड यहां से शुरू होता है। इसके बाद क्वेश्चन बनता है जो तुम्हारे आएगा 10 नंबर में, फाइंड दैट सॉल्व द ड्यूलिटी। वहां पर ये फाइंड व्हाट डिटरमाइन नहीं लिखा हुआ होगा, वहां क्या होगा सॉल्व, तो मतलब पूरा करना। तो अब इसके बाद तुम्हें देखना पड़ेगा मिनिमम है, तो सिंपलेक्स क्या कहता है मैक्सिमम ग्रेटर देन है प्लस आर्टिफिशियल पार्टिसिपल। मेरा काम खत्म, समझ में आई मेरी बात? कोई डाउट है क्या किसी को? ड्यूअल लिखना आ गया, कितना आसानी से हम लिख सकते हैं, तरीका समझ लो। क्वेश्चन दे रखा होगा, पहला क्वेश्चन हमने बहुत सिंपलेक्स लिया है, जिसके अंदर ऑलरेडी सिंपलेक्स जो थी वो उसी फॉर्म में था, इससे हमें दिमाग चल रहा। अब हमको उसको कन्वर्ट, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के बाद इसको कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद हमने बताया कि यहाँ पर ए सी बी डब्ल्यू ये सब क्या है, इनके बारे में डिफाइन किया। फिर इसका स्टैंडर्ड ड्यूअल लिखा, स्टैंडर्ड ड्यूअल लिखकर हमने केवल वहां पर वैल्यूज पुट कर दी और हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है रो इनटू कॉलम, मल्टीप्लाई करा, वापस इसको एक्सपेंड कर दिया, आंसर समझ में आ गई? तो आज के लिए इतना है, एक क्वेश्चन और करा दो, कल एक क्वेश्चन और कर दो, एक क्वेश्चन और करा दो, एक नेक्स्ट प्रॉब्लम करवाता हूं, ध्यान देना। सेम यही है, फाइंड मैं सीधा क्वेश्चन लिख रहा हूं, गिवन प्राइमल प्रॉब्लम इज, प्राइमल प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, मिनिमम ZP इक्वल्स टू 2x1 प्लस 2x2
plus 4xp such that 2x1 plus 3x2 plus 5xp greater than equals to 2. 3x1 plus x2 plus 7xp less than equals to 3. x1 plus 4x2 plus 6xp less than equals to 5, and x1 to x3 all are positive. Check again. 2 2 4 ये कौन सा है? 2 3 5 greater than equals to 2, 3 1 7 less than equals to 3, 1 4 6 less than equals to 5. ठीक है. अब देखो ये प्राइम का ऑब्जेक्टिव फंक्शन सारे कांस्टेंट ग्रेटर होंगे. ये क्या है? ठीक है. ये आपके पास मिक्स में है. इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना. तो अपन देखो कैसे लिखते हैं. द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ गिवन प्राइमल प्रॉब्लम इज इन minimization. So all the constants must be in greater than equals to sign. सारे constants होने चाहिए greater than equals to sign. So convert inequality second from less than equals to sign to greater than equals to sign by multiplying -1 both sides. We get तो ये आपके पास जो थी 3x1 x2 प्लस 7xp जो आपके पास लेस देन इक्वल टू 3 है वो मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगी -3x1 -x2 -7x3 ग्रेटर देन इक्वल टू -3. समझ में आने के बाद साइन बदल दिया सब माइनस मल्टीप्लाई हो. ठीक है. देन द प्राइमल प्रॉब्लम कैन बी रिटन एज so convert inequality second and third less than equals to sign to greater than equals to sign. So x क्या है? x1 plus 4x2 plus 6x3 less than equals to 5 implies ये क्या हो जाएगी -x1 minus 4x2 minus 6x3 greater than equals to -5. दोनों इक्वलिटी कन्वर्ट होगी. तो अब ये क्या लिखा जाएगा? अभी पहले इसको वापस लिखना है. मिनिमम ZP इक्वल्स टू 2x1 plus 2x2 plus 4x3 such that पहला कंस्टेंट कोई दिक्कत नहीं दे रहा है. 2x1 3x2 plus 5x3 greater than equals to 2. अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो. -3x1 -x2 -7x3 greater than equals to -3. फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो. -x1 -4x2 -6x3 greater than equals to -5. And x1 x2 x3 all are positive. ये आपके पास एक फर्स्ट मतलब मैट्रिक्स फर्स्ट है. The above primal problem 1 is in standard form. That is क्या बनेगी? मिनिमम ZP equals to CX such that AX greater than equals to B and X greater than equals to C. बनी या नहीं बनी? आगे को मैं बता. पिछला वाला कंसेप्ट लगाना. वेयर में C क्या है? A क्या है? C और ये B क्या है? और X क्या है? फिर आप लिखोगे इसको सेकंड द DP ऑफ प्राइमल प्रॉब्लम सेकंड. इसका अपोजिट क्या बनेगा? मैक्सिमाइज ZP. ये बीटा ये लेस देन हो जाएगा. कुछ भी नहीं करना, वैसे की वैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और मल्टीप्लाई करना है. आंसर आ गया. कर सकते हो. ये क्वेश्चन कराने के पीछे रीजन है इनको कन्वर्ट कर, है ना. इसकी थ्योरी और तुम थोड़ा सा बुक से देख लेना. हर क्वेश्चन में अलग तरह की थ्योरी दिख रही है. तुम्हें कोई एक चूज कर लेना.
कि ये वाली पकड़ है, उसी को सब में लिखना है। अभी लेस देन था, ग्रेटर में कन्वर्ट करा, ग्रेटर है लेस में कन्वर्ट करना, सेम थ्योरी चल। आई बात समझ? थोड़ी सी थ्योरी चेंज का होती है, साइन आ जाता है इक्वल का, तो थ्योरी चेंज होती है, वो कल करेंगे, है ना। अभी आज का तुम्हारा वर्क है, यहाँ तक का वर्क कंप्लीट करो, ड्यूअल लिखना सीखो, ड्यूलिटी क्या होती है थोड़ा बुक से देखो, खुद के नोट्स बनाओ, ड्यूलिटी के बारे में पहले स्टार्ट करना चैप्टर ड्यूलिटी, और उसके बारे में कुछ लिखना, फिर उसके बाद में स्टैंडर्ड फॉर्म 1 स्टैंडर्ड फॉर्म 2, और उसके बाद में न्यूमेरिकल। तो मैंने कराया, मैं अभी दो ही बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन तुम्हारी मर्जी से जिसमें इक्वेशन वाला साइन ना हो, लेस ग्रेटर मिक्स हो, ये वाला तुम्हें करके लाना है, यहाँ तक का काम है, ठीक है।